लोग क्लास 10 का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 9 का थोड़ा रिवीजन कर देते, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स होता क्या? देखिए, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी चीज या तो मोशन में आ जाता है या तो रेस्ट में आता है, नहीं तो फिर उसका शेप एंड साइज चेंज। तो फोर्स होता है क्या? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। यही है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? जब तक कोई चीज के ऊपर अप्लाई ना हो, वो माने कुछ भी काम जो हम लोग करते हैं फोर्स के थ्रू ही करते हैं। विदाउट हम लोग अप्लाई किए बगैर फोर्स वी कांट डू एनीथिंग। जो भी वर्क होता है फोर्स होता है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी पुल अप कार, कुछ भी बोलो, व्हाटएवर यू आर डूइंग बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। तो फोर्स कभी कभी कॉन्टैक्ट होने के थ्रू होता है, कभी कभी विदाउट कॉन्टैक्ट, फिजिकली कॉन्टैक्ट ना हो तो भी तुम्हारा क्या हो जाता है? फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? फोर्स। तो नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ अ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है? देखो, पहला टाइप होता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? देखो, जब कभी भी दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में माने फिजिकली टच और होने के बाद कोई फोर्स जनरेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कि मान लो देखो इसमें अगर हम कुछ टच कर रहे हैं, मान लो इसमें हम टच, तो बॉडी कॉन्टैक्ट में आया तो क्या हो गया? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होने के लिए देयर इज वन कंडीशन कि जो भी दो बॉडीज है उसको फिजिकली टच में आना हो। जब तक कि टच नहीं हो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए नेसेसरी नहीं है कि दो बॉडी फिजिकली क्या हो? अटैच हो। अगर नहीं भी होगा, ठीक है, तो भी हो सकता है। जैसा मैग्नेटिक फोर्स हुआ, या दूरी में ले आओ, दोनों में लोग रिपल्सन होने लगता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर आएगा तो अट्रैक्शन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दूर है लेकिन फिर भी इसके ऊपर अप्लाई, छोड़ देंगे नीचे गिरा, क्या हो रहा है? टच में नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई। तो फोर्स एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। ठीक है, हर जगह हर चीज में फोर्स अप्लाई होता ही होना है। एयर प्रेशर में भी एक टाइप का फोर्स, हर जगह फोर्स अप्लाई होता ही होना। तो ना, अब कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स का भी बहुत सारा टाइप है। ठीक है, पहला तुम्हारा टाइप होता है, कौन सा टाइप होता है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? देखो, कोई भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा यहाँ पे हम ये रखें, ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करें? एक फोर्स अप्लाई करें, तो ये क्या हो रहा है? बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, लेकिन मेरे हाथ, मेरा जो ठीक है पाम है, ये क्या कर रहा है? इसके मेरे अगेंस्ट में भी ये क्या कर रहा है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो मेरा मैंने हमको वो चाह रहा है कि ये जो है मार्कर मूव ना हो, तो मूव ना होने के लिए मेरे अगेंस्ट में जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स तुम्हारा क्या कहला रहा है? टेंशन फोर्स। ठीक है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या? ग्राउंड है। तो तुम यहाँ से इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? ये मूव होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली ग्राउंड ये चाह रहा है कि ये मूव ना हो, तुम उसके अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ यू किक अ बॉल, जैसे बॉल को किक करते क्या होता है? बॉल थोड़ा सा क्या करता है? घुगड़े खाता, उसके बाद फिर रुक जाता है। तो रुकता क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि जैसे ही वो सरफेस पे आता है फ्लोर, क्या करता है? ग्राउंड क्या करता है? एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करता है, लेकिन जैसे जैसे इसका फोर्स, ठीक है, फुटबॉल का फोर्स जो घटते जाता है तो उसका स्पीड कम होते जाता है, एट ए टाइम एक ऐसा आता है कि फुटबॉल क्या होता है? तो वो फोर्स होता है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट फोर्स होता है तुम्हारा क्या? बोलो कौन सा फोर्स और कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? देखो, यहाँ पे हम एक मार्कर रखें, तो मार्कर का कुछ वेट है, ये वेट क्या कर रहा है? मेरा पाम के ऊपर अप्लाई कर, मेरा पाम को नीचे कर, लेकिन हम भी क्या करें? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये नीचे ना आ जाए, ये जहाँ है वहीं रहे। ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम जो अगेंस्ट में अप्लाई करें, दैट फोर्स इज वन काइंड ऑफ व्हाट? नॉर्मल फोर्स। जैसा ये आपका पाम है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ है,
ये फोर्स जो है, ये फोर्स क्या है, एक नॉर्मल फोर्स, यानी नीचे भी ऊपर डायरेक्शन में जो फोर्स हो रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल फोर्स। और कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, और कौन सा फोर्स होता है, हैं? क्या बोल रही, जोर से बोलो। वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब ये अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा हाथ को नीचे कर रहा है, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, एक अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फोर्स तुम्हारा कहला रहा है क्या, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स आ गया, नॉर्मल फोर्स आ गया, और कौन सा फोर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारा फोर्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्स। तो चलो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग अगर बात करते हैं, टेंशन फोर्स, क्या टेंशन टेंशन एक फोर्स आता है, चलो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। टेंशन फोर्स नंबर क्या है तुम्हारा, टेंशन फोर्स। ठीक है, देखो टेंशन फोर्स क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई स्ट्रिंग के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचे, ठीक है, या फेंक रहे कुछ भी कर रहे, तो हम फोर्स लगाएं, किस में लगाएं, हम स्ट्रिंग में लगाएं। स्ट्रिंग के थ्रू क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, टुवर्ड्स मेरे तरफ आ, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगा, जो रस्सी के थ्रू जो गया वो ऑब्जेक्ट तक, जो ऑब्जेक्ट को मेरे तरफ खींच रहा है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स आप लोग समझ में आया कि ये मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग के थ्रू खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है, ये स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को अपना तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जो स्ट्रिंग के थ्रू जो हम लोग खींच रहे हैं, तो हम फोर्स किस में लगाए, हम फोर्स लगाए इसमें, और स्ट्रिंग के थ्रू इसका पास गया। अब फिर वो फोर्स लगा के अब मेरा फोर्स ज़्यादा है क्योंकि ब्लॉक से, तो ब्लॉक क्या होगा, मेरा तरफ चला आएगा। तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स बेसिकली स्ट्रिंग के थ्रू, मैंने कोई भी रस्सी हो, जैसा पुली खींचते हो, कुआं से पानी निकालते हो, तो वहाँ भी टेंशन फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अगर कोई एक इसमें रस्सी बांध के इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, तो जो भी फोर्स अप्लाई होगा कौन सा फोर्स होगा, टेंशन फोर्स होगा। जैसा हम लोग निको पार्क गए तो बहुत सारा ऐसा जेट फील्ड होता है, तो जेट फील्ड में क्या होता है कि लोग ऐसा रहता है, यहाँ पे पाइवेटेड रहता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा रहता है, यहाँ पे लोग बैठे हुए रहते हैं, तो ये कौन सा फोर्स होगा, इसमें भी टेंशन फोर्स होगा। सेंटीमीटर अभी नहीं डिस्कस होगा, उसको बोलेंगे टेंशन फोर्स, ठीक है। हाँ, मैंने देखो एक जेंट व्हील देखे हो ना, निको पार्क में जो घुसता रहता है, उसमें क्या होता है कि दो आदमी यहाँ बैठता है, दो आदमी यहाँ बैठता है, तो देखो कि वो एक तार के थ्रू, माने एक लोहा का रॉड होता है जो बीच में पाइवेटेड पॉइंट होता है, और उससे क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है। उसके बाद अपना एक रोटेशनल मोशन होता है उसमें, और वो अपना ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहता है। तो वो जो स्ट्रिंग जो है, तो ये क्या करता है, इसको अपने तरफ खींचता है, तो इसमें जो फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स तुम्हारा क्या होता है, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स बेसिकली कोई स्ट्रिंग के थ्रू हो या कोई रॉड के थ्रू, जिसके स्प्रिंग का साथ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंशन। तो ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारा क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। ये सब जितना सारा अभी सब जस्ट 9 का भी हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में ये सब जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारा क्या आएगा, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स माने वो बार मैग्नेट ले लो, ये तुम्हारा एक हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। इन दोनों को, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था डेफिनेशन, कि दोनों जो बॉडी है, दोनों का आपस में फिजिकली टच होना नेसेसरी नहीं है। ऐसा कोई फोर्स जो दो बॉडी को कनेक्ट किए बगैर अप्लाई, वो फोर्स कहलाता है क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब देखो ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट, तो इसका अगर नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल आपस में टच करे, क्या होगा, ये लोग आपस में एक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये क्या करे, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए बगैर। तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ये मैग्नेट के थ्रू जनरेट हो रहा है, इसी के लिए फोर्स का साथ एक टर्म जुड़ गया, मैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरा तुम्हारा क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखो अर्थ को बोला जाता है कि अर्थ के बाद एक पावर है, उस पावर का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने एवरीथिंग जो होता है, अर्थ जो है अपना ऊपर जो है हर बॉडी के ऊपर क्या करता है, अर्थ एक फोर्स अप्लाई करता है। वो
फोर्स होता है तुम्हारा ग्रेविटी। कोई भी चीज़ जो नीचे जा रहा है, कोई भी चीज़ को छोड़ो नीचे क्यों जा रहा है, ये न्यूटन बोला था, न्यूटन एक साइंटिस्ट का वही बताया था कि कोई भी चीज़ नीचे क्यों जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो फिर कोई भी चीज़ ठीक है नीचे नहीं है। तो अर्थ को बोला जाता है कि अर्थ के पास ही वो पावर है, ठीक है, जो हर चीज़ को अपने तरफ क्या करता है, इसका एग्जाम्पल अगर लोगे तो जैसा सन है, ये सन है तुम्हारा, ये अर्थ है, तो क्या होता है, सन इसके ऊपर क्या करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, जिसका वजह से अर्थ इसके अराउंड घूमता रहता है। तो ये हुआ तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। और भी कोई एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखो हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, क्या पढ़े हैं कि एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और तुम्हारा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के लिए, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू माने चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण। तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, तो जब भी चार्ज के थ्रू कोई फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसीलिए उसका नाम हो गया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सब आप लोग को समझ में आ गया, आई होप सो, कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का टाइप्स क्या है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, तो ये सब 9 में पढ़ी हो, आई होप सो। हम थोड़ा रिवीजन करवा दें। अब हम आते हैं 10। तो देखो 10 में क्या बोला है कि 10 में सब टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ा, ठीक है। कि अगर हम लोग कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, कहाँ कहाँ पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। हम लोग का 10 के चैप्टर में इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से 10 का पढ़ाई शुरू। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में क्या। देखो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉडी में 2 तरह का मोशन है, ठीक है। अभी ये बॉडी कैसा बॉडी है, रिजिड बॉडी। कैसा ये बॉडी है, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो अगर कोई रिजिड बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 तरह का मोशन है। अगर वो बॉडी पाइवोटेड है, क्या है, पाइवोटेड है, तो उसमें तुम्हारा रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी नॉन पाइवोटेड, ठीक है, तो उसमें लीनियर मोशन है। उसमें कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन। ये दिमाग में आप लोग बताइए कि अगर if you apply a force on a rigid body and body is pivoted, then there is a rotational motion, and if there is a non-pivoted body, if you apply a force on a non-pivoted body, then there is a linear motion, ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, 1D मोशन, ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी है, कैसा बॉडी, रिजिड बॉडी, और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और बॉडी क्या, पाइवोटेड। पाइवोटेड मतलब समझ में आता है ना, कि अगर एक तरफ से पाइवोटेड मतलब फिक्स्ड है, एक तरफ से पॉइंट क्या है, फिक्स्ड, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं है और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कौन सा होगा, लीनियर मोशन, ठीक है। मार्कर। अच्छा, समझ में आएगा आप लोग को? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी तुम्हारा क्या है, पाइवोटेड है, तो अगर ये पाइवोटेड है तो अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इसमें रोटेशनल मोशन है। और अगर पाइवोटेड नहीं है और हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो रहा है, लीनियर मोशन, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफ यू अप्लाई एन फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी एंड बॉडी इज पाइवोटेड, देयर इज अ रोटेशनल मोशन। इफ यू अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी एंड नॉन पाइवोटेड, देन देयर इज अ लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। यही है पहला। What will happen if you applied on a non-rigid body? रिजिड बॉडी का तो बता दिए कि अगर रिजिड बॉडी है तो 2 केस बन रहा है, एक पाइवोटेड और नॉन पाइवोटेड। लेकिन अगर मान लो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर, अगर हम
हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? शेप और साइज हाँ, चेंज उसका शेप और साइज चेंज। इफ यू अप्लाई ऑन अ फोर्स ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी देन द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी विल बी चेंज, देयर इज नो मोशन। ठीक है, तो क्या होगा इसका? चेंज इन डायमेंशन। शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है ईयरली, सब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी। तो आप लोग बोलिएगा कि अगर रिजिड है और पाइवेटेड है तो रोटेशनल मोशन होगा, और रिजिड और नॉन पाइवेटेड है तो लीनियर मोशन। और अगर बॉडी नॉन रिजिड बॉडी है तो उसमें कोई मोशन नहीं होगा, उसका शेप एंड साइज। इसका एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें, इसका तो एग्जाम्पल तो हम बता दिए कि अगर पाइप जैसा कि दरवाजा क्या होता है, एक तरफ से फिक्स होता है, उसमें कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, इफ यू पुश अ बाइसाइकिल उसमें कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी कौन सा है? स्पॉन्ज में देखो मोशन चेंज हो रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है? उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। आटा बलून में करो, आटा में करो, इस सब में अप्लाई ऑफ फोर्स क्या होगा? उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। तो ये दिमाग में आप लोग हटा लीजिए कि अगर रिजिड बॉडी है तो दो केस हो। तो हम लोग का सिलेबस में सिर्फ रिजिड एंड पाइवेटेड के ऊपर, ये दोनों नहीं, नॉन पाइवेटेड और नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर नहीं। हम लोग का सिलेबस में सिर्फ क्या है? पाइवेटेड के ऊपर, रोटेशनल मोशन के ऊपर हम लोग का सिलेबस पे बेस्ड। ठीक है, चैप्टर्स। तो हम लोग जो है और थोड़ा इसका डीपली नॉलेज लेंगे इसके अलावा पाइवेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, पाइवेटेड कौन होता है, क्या रोटेशनल मोशन वगैरह वगैरह, इसको रफ कर करें। पढ़ेंगे पाइवेटेड बॉडी क्या होता है। मान लीजिए ये बॉडी, ठीक है, ये क्या है? बॉडी है, और यहाँ से क्या? पाइवेटेड। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बॉडी अबाउट द एक्सिस क्या करेगा? मूव करेगा। इस तरीके से इसमें रोटेशनल मोशन होगा, इस तरीके से रोटेशनल मोशन होगा। अगर मान लो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या रोटेशनल मोशन होगा? तो अगर हम यहाँ फोर्स अप्लाई करें क्या होगा? फोर्स लगाने होगा। हाँ, ठीक है, होगा। अब हम मान लो यहाँ फोर्स लगा पाइवेटेड पॉइंट पे, तो क्या मोशन होगा? देखिए एग्जांपल देखिए, ये है पाइवेटेड पॉइंट, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें तो क्या मोशन होगा? देखिए, तो मतलब एक और कोई फैक्टर है रोटेशनल मोशन होने के लिए, खाली फोर्स अप्लाई करने से रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है। यू कैन सी दैट प्रैक्टिकली। ये पाइवेटेड पॉइंट है, अब यहाँ पे हम क्या करें? फोर्स अप्लाई करें, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करें क्या हो रहा है? देयर इज नो रोटेशनल मोशन। मतलब एक और फैक्टर है रोटेशनल मोशन, उसका नाम है क्या मालूम है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखना, कोई भी बॉडी को रोटेट होने के लिए दो फैक्टर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहा, फोर्स है, तो रोटेशनल मोशन नहीं है। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स अप्लाई नहीं करे, मान लीजिए ये पाइवेटेड है, हम इसमें कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं कर, तो क्या ये मोशन होगा? रोटेशन नहीं। माने देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज फोर्स, अनदर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को समझ में आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या? अब ये बता रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या। देखिए ये पाइवेटेड पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ लीजिए, ये पाइवेटेड पॉइंट है और हम जहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स। हाँ, अप्लाइड, यानी जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं, इसका एक तो टेक्निकल नाम है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हुआ, अभी क्या हो रहा है? यहाँ से ये पाइवेटेड पॉइंट, यहाँ से यहाँ का दूरी, तो अबाउट एक एक्सिस, इसका क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो है तुम्हारा क्या है? ये इसका क्या है? इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? इन दोनों का डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, या आम भाषा में अगर समझने के लिए ऐसा समझिए कि जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ से
पाइवेटेड पॉइंट का दूरी, वो कहलाता है तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है समझ में आई आप लोग को? ओके, अब हम लोग आते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? ठीक है, देखिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ओके, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखिए, मान लीजिए एक बॉडी, ठीक है, एक तरफ से क्या पाइवेटेड, ठीक है, ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पाइवेटेड बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये बॉडी क्या होगा, मोशन में आएगा, इसका कुछ देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, है ना, अभी क्या होगा, मोशन में आएगा। तो देखो इसमें एक फोर्स अप्लाई होने के कारण क्या हो रहा है, ये बॉडी क्या कर रहा है, अब बॉडी एक्सिस क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, इसी को बोला जाता है टर्निंग इफेक्ट। माने अगर कोई पाइवेटेड पॉइंट है और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ से अगर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के कारण जो इस बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसका लाइन्स ऑफ एक्शन जो चेंज हो रहा है, इसी को ही बोला जाता है टर्निंग। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट का अगर डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे तो कुछ इस तरीके से, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एंड बॉडी इज पाइवेटेड एंड वी हैव द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन द बॉडी इज रोटेटेड। समझ में आया कि अगर कोई रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी होने के कारण, ठीक है, एक तरफ से पाइवेटेड और यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, तो ये बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी एक्सिस क्या कर रहा है, रोटेशन। तो ये रोटेशन जो हो रहा है इसी को बोला जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग मतलब क्या, बॉडी का मूव करना, किसके थ्रू हो रहा है, फोर्स के थ्रू हो रहा है, इसी के लिए इसका नाम क्या हो गया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ। ठीक है, तब देखो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होने के लिए दो चीज चाहिए, एक तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, फोर्स। जब तक के मोमेंट ऑफ फोर्स और फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक के टर्निंग इफेक्ट नहीं। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स तो नया टर्म आ गया, ठीक है, जानते चलिए जानते मोमेंट ऑफ फोर्स होता है क्या। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आपका इसमें भी अप्लाई होता है। मान लीजिए अगर ये एक दरवाजा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हिंज है, इस तरीके से ये क्या हिंज है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करते क्या होगा, बॉडी एक्सिस क्या होगा, मूव करेगा इस तरीके से मूव करेगा, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन होता है। कभी तुम लोग नोटिस किए कि कोई भी दरवाजा उसका हैंडल देखोगे हमेशा एकदम लास्ट में, क्यों होता है लास्ट में, उसका वजह ही यही है कि हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। और हमेशा याद रखना, ये जो फोर्स होता है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना कम ही क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो, तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम परपेंडिकुलर। इसी के लिए कभी कभी आप लोग नोटिस किए होंगे कि गाड़ी कभी धोने देते हो 4 चक्का वाला, उसका देखोगे एक हैंडल होता है, काफ़ी लंबा हैंडल होता है, तो कम फोर्स लगा कि क्या होता है, इतना बड़ा गाड़ी को, इतना भारी गाड़ी को ऊंचा कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी विल इंक्रीज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई देखोगे स्क्रू ड्राइवर होता है, बड़ा स्क्रू ड्राइवर क्यों कराया जाता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबा कर देने से फोर्स कम होता है, हम लोग कम एफर्ट लगा के आसानी से स्क्रू खोल सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए दरवाजा भी वही खेले, जितना भी दरवाजा दूंगे सब में लास्ट कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप दीजिएगा तो जैसी फोर्स अप्लाई कीजिएगा उसमें लिस्ट अमाउंट फोर्स अप्लाई करके आपका डोर ओपन। लेकिन अगर हैंडल बीच में दे दिया, एकदम साइड में, हिंज के थोड़ा सा करीब दो, तो भी माने यहाँ भी अगर दे दोगे तो भी तुम देखोगे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये। यहाँ पे है परपेंडिकुलर थोड़ा सा, जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू।
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है? देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स इसका डेफिनेशन अगर हमको लिखना रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ क्या? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं जितना भी न्यूटन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो उस बॉडी का क्या निकल जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग ठीक है कैसे लिखते हैं? देखो शॉर्ट फॉर्म हम लिख दे रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है MOF। ठीक है, MOF इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का एक दूसरा भी नाम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। टॉर्क भी इसको बोला जाता है। टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी अगर कहीं दिखेगा बुक में तो समझ लेना ये सिंबल है टॉर्क। ठीक है, एक सिंबल है अरबी का हे जैसा होता है वैसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा है टॉर्क। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम इसका बात करें यूनिट का, आइए SI यूनिट का हम लोग बात करें। SI यूनिट क्या होगा बताइए इसका? बोलो। देखो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। याद करने को जरूरत ही नहीं है, हमको फॉर्मूला याद रहेगा, डेफिनेशन पता, सब पता हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको कभी कभी जूल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जूल का दूसरा एक्सप्रेशन होता है न्यूटन मीटर, इसी के लिए वी विल कॉल इट। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन मीटर। सब एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी इसका CGS यूनिट भी पूछते हैं। व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स? कैलोरी ठीक है, 9 सेंटीमीटर। हाँ, इसका अगर हम लोग बात करेंगे CGS यूनिट। ठीक है, तो देखो न्यूटन का CGS होता है डाइन। ठीक है, मीटर का होता है सेंटीमीटर। तो इसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन का। इसका डायरेक्शन क्या होता है? देखो क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ही है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि फोर्स है तो मतलब डायरेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में कि इट इज अ क्या? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भाई? क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ही है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑन दैट बेसिस यू कैन कॉल इट मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन है मतलब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव का बात आता है। ठीक है, तब हम लोग चेक करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या? एक पाइवेटेड पॉइंट है, राइट? ठीक है, यहाँ एक पाइवेटेड पॉइंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से देखो, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई करेंगे। तब क्या होगा? ये घूमेगा ऐसे करके। इस कौन सा डायरेक्शन में घूम कर रहा है? देखो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। ये कौन सा वाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई बॉडी ठीक है में रोटेशनल मोशन हो रहा है और हम लोग फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज होगा। याद रखना इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, कीप इट। इफ वी अप्लाइड अ फोर्स on a pivoted body, okay, if you applied a force on a pivoted body in anti-clockwise direction, then the moment of force will be positive. ठीक है, तो अगर कोई हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्योंकि हम लोग ये पहले ही सब जान चुके हैं कि फिजिक्स
में देखा गया है कि अगर जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको पॉजिटिव देते हैं, क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव। तो अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फोर्स यहाँ से लगाएं, ठीक है, हम लोग फोर्स यहाँ से भी तो लगा सकते हैं, यहाँ से भी तो वी कैन अप्लाई अ फोर्स ना। तो अब देखो जब यहाँ से लगाएंगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे भागेगा ना। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज बन गई। तो जब कभी भी, ठीक है, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कोई पाइवटेड बॉडी और हम लोग का फोर्स अप्लाई करने का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव। ठीक है, ये दो बात याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स करने। ओके, चलिए इसको नोट डाउन करें। अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब हो, ठीक है, व्हेन डज द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कब, मैक्सिमम कब, व्हाट इज द कंडीशंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट कब हो, बोलो। अगर हम इफ, ठीक है, इफ वी, ठीक है, मैक्सिमाइज, इफ वी मैक्सिमाइज, if we maximize the force or perpendicular distance, then okay, MOF will be क्या होगा, maximum, ठीक है। अगर फोर्स इन दोनों, ठीक है, फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर अगर हम लोग मैक्सिमम कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर फोर्स मैक्सिमम करो तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाओ, एनर्जी लॉस करो, कोई बात नहीं, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मैक्सिमम करते हैं। तो अगर, ठीक है, हम लोग तो बॉडी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मान लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो मेरा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर हमको मिनिमम करना है तो मिनिमम करने के लिए अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या करो, घटा दो, तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं कर सकते, जीरो हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो हो गया तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप फोर्स ही अप्लाई नहीं करोगे, अभी आएंगे हम लोग, ओके, इसमें भी आ रहे हैं। इसके बाद वाला वही है कि व्हेन डज द मोमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो, जीरो कब हो, उसका कंडीशन क्या, क्राइटेरिया क्या है। हाँ, इफ इट डिक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस देन द मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी मिनिमम, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो तुम बोल रहे थे कि हाँ जीरो कब हो, when does torque is zero, ठीक है। ठीक है, कब जीरो, जो पहला कंडीशन, ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम कम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है कि टॉर्क जीरो कब हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन, मान लीजिए ये पाइवेटेड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, बट यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, मैंने फोर्स किया जीरो, इन दैट केस मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये मान लीजिए कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन गलत जगह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, पाइवेटेड पॉइंट पे कर रहे हैं। इस जगह जब कीजिएगा तो देखिए डी कितना हो गया, जीरो, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा मतलब कि टॉर्क जनरेट नहीं, टॉर्क बनेगा, ठीक है। तीसरा केस, तीसरा क्या था, इफ अ फोर्स इज passes through the line of the pivoted one, passes through the pivoted, ठीक है। तीसरा केस क्या बोला, if a force is passes through the pivoted, अब तुम यहाँ गौर करो कि
देखो ये के सेम नहीं लग रहा आपको, यहाँ भी तो फोर्स जो था पाइवेटेड पॉइंट पे था, यहाँ भी पाइवेटेड हम अलग से कहा नहीं भाई, ये दोनों केस तो सेम ही है ना। गौर से अगर देखो कि यहाँ भी फोर्स कहाँ पास कर रहा है, पाइवेटेड पॉइंट अगर हम अलग से भी ली, तो ऐसा क्यों किया? देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पाइवेटेड होता, हम देखो फोर्स को जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लगा, ऐसे भी तो लगा सकते हैं, ऐसे फोर्स लगाओ, तो इसका मतलब यही होता है कि फोर्स इज पासेस थ्रू दी पाइवेटेड पॉइंट। पाइवेटेड पॉइंट मतलब कि आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। पहले आप ऐसे कर रहे थे पाइवेटेड पॉइंट, अब आप ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे भी जब भी तुम फोर्स अप्लाई करोगी तो यहाँ पे कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कहाँ होगा? अरे ये पाइवेटेड पॉइंट है ना, दिस इज द पाइवेटेड पॉइंट एंड अप्लाइंग अ फोर्स ऑन देयर, तो देयर इज वन केस। अनदर केस व्हेन द फोर्स इज पासेस थ्रू दी क्या है, पाइवेटेड पॉइंट। पाइवेटेड पॉइंट करने का मतलब ये अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दिस, इस तरीके से अप्लाई होगा, नॉट दिस, इस तरीके से फिक्स लीनियर मोशन नहीं, ठीक है। तो मान लो ये है ना, ये पाइवेटेड पॉइंट है, तो पहले हम फोर्स ऐसे लगाए, अब ऐसे लगाए, ऐसे लगाएंगे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होगा, दरवाजा की जो जगह है, चौड़ा जगह, तुम यहाँ फोर्स लगाओ तो दरवाजा नहीं, तुम्हारा टर्निंग इफेक्ट हो गई। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कहाँ से पास कर रहा है, पास थ्रू दी पाइवेटेड पॉइंट। तो पाइवेटेड पॉइंट पास से करने का मतलब जो अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ से फोर्स अप्लाई, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जब फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो देयर इज नो रोटेशनल मोशन, इन दैट केस टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, छोटा छोटा, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल्स देखिए क्या है, हम लिख ले रहे हैं, बस डायग्राम आपको बना लेंगे। एक नट है इस टाइप का, मैंने रेंज इसको बोलते हैं ना, रेंज। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स, इसका डिस्टेंस मान लीजिए तुम्हारा है 0.5, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दैट, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फाइंड हमको क्या करना, फाइंड एम एफ। तो देखिए फोर्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 0.5 मीटर, ओके, 0.5 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, एमओएफ, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या मोमेंट ऑफ फोर्स का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रट जाइएगा ऐसा फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है यहाँ पे 10 न्यूटन और मोमेंट ऑफ फोर्स कितना, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 0.5, तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो अगर कोई रेंज उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है तो वहाँ पे आपका इस तरह से यहाँ पे ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन ये आपको समझ गए, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग सिंपल बेसिक क्वेश्चन कि इसका फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया आपका कितना 5 न्यूटन। बेसिक क्वेश्चन, इसको बेस करके एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ समझिए। क्वेश्चन क्या है कि एक रेंज, इस रेंज का लेंथ अभी हम लोग कितना लिखे थे 0.5 मीटर, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा था 10 न्यूटन। अब यहाँ पे हम देखा कि बहुत ज़्यादा न्यूटन हम लोग अप्लाई कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि कम फोर्स अप्लाई करें। क्या करें हम, कम फोर्स अप्लाई करें। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग कितना लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करें कि मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम, माने हम चाहते हैं कम से कम फोर्स अप्लाई करें। तो हम लोग क्या सीखें कि अगर कम से कम हमको फोर्स लगाना तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा दें कि लीस्ट हो गया, मान लीजिए कि एक और रेंज है इस टाइप का, ठीक है,
10 न्यूटन कर दे, मान लो तुम्हारा ये 10 न्यूटन था, ये मान लो डी न्यूटन। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं इसको कितना लंबा कर दें, इसको जो हम कितना क्या कर दें, लंबा कर दें कि मेरा फोर्स घट के 10 न्यूटन से कितना आ गया, 2 न्यूटन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक रेंज है जिसमें 0.5 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 फुट, लेकिन हम चाहते हैं फोर्स कम लगे, लीस्ट फोर्स लगे। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स ठीक है, तो लीस्ट फोर्स लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाना होगा। तो क्वेश्चन ये बोला कि कितना बढ़ाते कि मेरा लीस्ट फोर्स 10 से घट के कितना आ जाए, 2 न्यूटन आ जाए। तो एक चीज याद रखना, दोनों का जो भी रेंज, मोमेंट ऑफ फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोमेंट ऑफ फोर्स जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ये मान लो ए है, इसको बी है, याद रखना मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल है। तो फॉर्मूला लगाओ, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0.5 इंटू 10, और यहाँ इसको देखो डी हमको पता नहीं, तो डी मान लो, तो ये हो गया डी इंटू, तो यहाँ से निकाल लो, ये कितना आएगा 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो, देखो 5/2 मतलब के 2.5 मीटर। ठीक है, तो अगर 0.5 से हम लोग 2.5 इसका डिस्टेंस बढ़ा दें, रेंज का हैंडल हम लोग लंबा कर दें, तो हम लोग लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे जो है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है, इस टाइप का ज़्यादा है, पहले वाला नहीं जैसे करवा दी, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट का बात आता है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए नेट वर्ड कब लगता है, जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, जब कभी भी कोई एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कुछ आ जाता है, नेट फोर्स हम लोग बोलते हैं ना। तो नेट फोर्स मतलब एक फोर्स नहीं, बहुत सारा फोर्स है, तब हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेट वर्ड उसी वक्त लगता है, मतलब बहुत सारा एक ही टर्म आ जाए। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब के एक से ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होता है क्या, ये पाइवेटेड पॉइंट है, ये बॉडी है ना। अब मान लो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर, तो ये कौन सा वाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ से हम लोग कोई फोर्स अप्लाई कर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको बोलेगा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने, तो आप क्या कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज को और क्लॉकवाइज के दूसरे से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कि ऐसा बोल सकते सब्ट्रैक्ट किया मैंने, प्लस ही करें। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हमको बोलेगा निकालने, ठीक है, जब कभी भी बोलेगा क्या, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट दी सम ऑफ, ठीक है, क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होता है क्या, इट इज नथिंग बट दी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज जो भी मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको ऐड कर दीजिए क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा। तो एग्जाम में इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो फाइंड आउट दी नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया, मतलब समझ लीजिए कि फोर्स एक ही पाइवेट माने एक ही बॉडी पे दो जगह से अप्लाई हो, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो। चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 1 मीटर रूल है, 100 मीटर रूल है। ओके, इसमें एक तुम्हारा क्या है, पाइवेटेड पॉइंट, इस तरीके से क्या है, एक पाइवेटेड पॉइंट 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक लोड लटकाया है, ये क्या टोटल एक स्केल है, ये समझ लीजिए 100 मीटर क्या है, स्केल, जैसे स्केल होता है ना मीटर रूलर, वो एक स्केल। अब स्केल में एक तरफ क्या किया गया, लोड लटकाया गया। कितना लोड लटकाया गया, 50 kg का एक लोड इधर लटकाया गया।
कहाँ पे लटकाएंगे? एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर एक और लोड लटकाएंगे जिसका वेट है 30 kg, उसको कहाँ पे लगाएंगे? तुम्हारा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे बोला है फाइंड द नेट मोमेंट ऑफ, ठीक है। एक 100 मीटर रूल है, इसका 10 सेंटीमीटर पे एक लोड लटका है 50 kg का, और 7 सेंटीमीटर पे एक लटकाया गया 70 सेंटीमीटर पे 30 kg का लोड लटकाया गया। तब से पूछ रहा है कि ये जो रूलर है इसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो चलिए निकालते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें पहचानो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स किधर पड़ रहा है, देखो इसका डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? इधर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये सब डेटा सही जगह लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं, रॉन्ग हो जाए, जीरो मिलेगा। हालांकि आंसर सेम आ गया लेकिन फिर भी आपका जीरो। तो ये आपको पहचानना होगा कि क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखिए इसमें कितना है? 50 है और इंटू 10 थोड़ी होगा, 10 इधर से डिस्टेंस है, इधर से। अच्छा हाँ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है याद रखना। ये जो तुम्हारा फलक्रम है इसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम, ठीक है। फलक्रम से लोड का दूरी कहलाता है क्या? फलक्रम से लोड का दूरी क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब कभी भी आप मीटर रूल वाला न्यूमेरिकल्स कीजिएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा याद रखना कि लोड, तुम्हारा लोड से फलक्रम का दूरी कहलाता है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो 10 सेंटीमीटर पे ये कितना? 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ देखो फलक्रम से लोड का दूरी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा 2000 न्यूटन सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या निकालेंगे? क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इधर आ रहा है, तो मतलब ये वाला डेटा लेंगे हम लोग 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 30 इंटू कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर कितना आएगा? 600 न्यूटन सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या? नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। नहीं, जरूरत नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे जरूरत कर सकते हैं, हाँ ऐसे छोड़ दो। जो यूनिट दिया उसी को लेते खेल खत्म, ठीक है, करने का जरूरत नहीं। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ द क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कवर करता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 2000 माइनस 6। तो माइनस क्यों आया? हम तो बोला था सम, बताइए माइनस क्यों आया? हाँ, तो हम बता चुके हैं ना कि जब कभी भी कोई भी फोर्स का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव दें, इसी के लिए हम डायरेक्ट बेसिस इसको नेगेटिव दें। तो ऐसे कोई पूछे तो हम लोग सम ही बोलते हैं, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्लॉकवाइज होने के कारण उसमें नेगेटिव आ जाए। तो हमेशा जब कभी भी नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा तो हमेशा सबट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको किससे सबट्रैक्ट करेंगे? जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज बड़ा हो गया तो क्या चीज? क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा वैल्यू आ गया तो फिर उसको उल्टा कर देना, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये उल्टा कर देंगे। 14 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस माइनस में आता है। देखो ये इसका लोड ज़्यादा है ना, यहाँ पे इसका लोड ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? ये झूलेगा इस तरीके से, इसका क्या होगा? इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से टर्निंग इफेक्ट। 20 से पाइवेटेड पॉइंट है ना, तो 20 से पाइवेटेड अगर पॉइंट है ये, मान लो ये 20 से पाइवेटेड पॉइंट है और इधर लोड ज़्यादा है तो ऐसे घूमेगा ना इस तरीके से। तब
इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी जो है इसका जो है फोर्स इधर ज़्यादा, मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा, इसी के लिए इसका टर्निंग इफेक्ट इस तरफ। तो बस सोच के कितना होगा बोलो, 612 जाएगा, कितना बचेगा 1400 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कपल। ठीक है, ये कपल होता है। देखो कपल अगर आप लोग का वर्ड आता है तो दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? पेयर। हाँ, पेयर। देखिए कपल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने एक बॉटल लिया, अब पानी पी लिया। ठीक है, मैंने थोड़ा एनर्जी आ गई। अब देखिए कपल वर्ड आने से दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? कि पेयर, मतलब कोई दो चीज़। क्या दो चीज़ें? अब इसको गौर से आप लोग देखिए, क्या बॉटल। देखिए हम इसको अगर इसको ओपन करें, आई वांट टू ओपन दिस द कैप ऑफ दिस बॉटल, कैसे करेंगे? देखो इस तरीके से पकड़ेंगे। देखो एक 4 फिंगर जो है ये एक साथ है और ये मेरा थंब ये अलग है। अब हम क्या करें, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखो कहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? एक थंब मेरा फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक 4 फिंगर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 4 अप्लाई होगा ये क्या हो रहा है? देखो घूम रहा ना। देखो गौर से देखो, ये मेरा 4 फिंगर है और ये मेरा क्या थंब है। अब हम फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, दोनों तरफ से। इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब देखो जैसे ही खोल रहे हैं, देखो दिख रहा है, देखो खुल। तो ये जिसके कारण जो खुला, माने जो फोर्स हम अप्लाई किए, मेरा जो 4 फिंगर और ये थंब, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, माने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। और अप्लाई करने के कारण जिसके कारण ये खुल रहा है, ये क्या है? वो कारण का नाम है कपल। वो कपल के थ्रू। तो मतलब कपल मतलब पेयर, पेयर मतलब कि दो फोर्स अप्लाई है और दोनों का फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। तो इफ टू फोर्स आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन इन द लाइन ऑफ डिफरेंट, माने क्या बोल सकते हैं, अलोंग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। ठीक है, तो अगर इसका हमको डेफिनेशन लिखना रहेगा कपल का हम लोग बोलेंगे टू इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इक्वल जरूर बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जब फोर्स लगा रहे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तभी खुल रहा हो। अगर अनइक्वल फोर्स होगा तो कैप खुलेगा ही नहीं। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ओके, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ओके, whose line of action are different constitute a couple। ठीक है, तो अगर कोई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसका दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या अलग है ना। देखिए ध्यान से आप लोग, ये मान लीजिए कैप, ठीक है, आप यहाँ से एक थंब के थ्रू ये फोर्स लगाएं, एक यहाँ से फोर्स लगाएं, दिख रहा है? तो देखिए दो इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन है और लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है इसका? देखो डिफरेंट है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है। देखो इधर से, ये तो सेंटर है, ठीक है। तो ऐसा कोई दो इक्वल फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, डिफरेंट, बट दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये लोग क्या जनरेट करेंगे? कपल। तो कपल जनरेट होने के लिए फोर्स इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए और दोनों का लाइन्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका कपल जनरेट होगा। जैसे ये है, देखो ये दो है, एक फोर्स अप्लाई किया, अभी खुल रहा, मतलब क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तभी टाइट कर रहे तो भी हो। दिस इज कॉल्ड कपल। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग टैप नल खोलते हैं ना, नल, तो नल जो हम लोग खोलते हैं तो उसमें भी कपल अप्लाई होता है।
देखोगे दोनों हाथ का 2 डायरेक्शन है। कपिल का तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कपिल का इफेक्ट वही होगा कि कोई भी आपका बॉडी जो भी रोटेट करने लगे, रोटेशनल मोशन होगा, उसमें भी होगा, उसमें भी रोटेशनल मोशन। लेकिन वहाँ पे 2 फोर्स हाँ, लगे। जो इक्वल फोर्स तभी कपिल जनरेट होगा। अगर सिंगल फोर्स है तो फिर कपिल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कपिल होने के लिए दिस आर दी नेसेसरी कंडीशन। कपिल का मतलब ही होता है पेयर।